During the last session, we completed various terms, legal concepts. Those were like law, then we did custom. Yes, then we did custom, then we did right, and we done with duty, remedy, wrong, fact, person, offense में bailable, non bailable, ये सब हमने किया. Now we will start with the state. So one sec. We will start with state. Now state is a body politic और अ सोसाइटी ऑफ मैन. बेसिकली स्टेट का डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 12 में दिया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 12 में दिया गया है. बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि स्टेट में यूनियन टेरिटरी भी आ गई. तो अ स्टेट इज़ अ बॉडी पॉलिटिक और अ सोसाइटी ऑफ मैन. इट इज़ अ बॉडी ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी एंड अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन गवर्नमेंट. एक इंडिविजुअल उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है अंडर वन गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टर्म स्टेट कैन बी यूज टू डिनोट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. अगर हम एज पर लॉ अगर आर्टिकल 12 की बात करें तो स्टेट का मतलब स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरीज भी है. द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स and all local and other authorities within the territory of India और अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. मतलब इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और इंडिया की टेरिटरी के अंदर होंगे तो ही वो स्टेट होगी एज पर आर्टिकल 12. सिंपलेस्ट थिंग. उसके बाद प्लांट हमने प्लांटिफ किया था. प्लांटिफ का मतलब द पर्सन जो केस फाइल करता है, द पर्सन हु ब्रिंग्स द केस टू द कोर्ट, तो इज़ अ प्लांटिफ. तो इसीलिए प्लांट मतलब क्या, इट्स अ केस. All civic suits are instituted by a presentation of a plaint in a civil court. कोई भी जो सिविल सूट है, कोई भी जो सिविल केस है, वो पहले तो सिविल केस में प्रेजेंट करता है जो प्लेंटिफ होता है, मतलब जो प्लेंट होता है वो. अ प्लेंट इज अ स्टेटमेंट इन राइटिंग. प्लेंटिफ इज द पर्सन जो ये करता है केस. बट प्लेंट क्या है? प्लेंट इज अ स्टेटमेंट इन राइटिंग कंसिस्टिंग ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन. अब कॉज ऑफ एक्शन का डेफिनेशन भी आगे आएगा. एक्चुअली कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि ये जो उसने एक्शन लिया है, ये जो उसने केस डाला है, उसका कॉज क्या है. वॉट वॉज द रीज़न फॉर फाइलिंग दी केस, वॉट वॉज द रीज़न फॉर फाइलिंग दी कंप्लेन. तो मतलब कॉज क्या है इस एक्शन का, ये जो उसने केस किया है उसका कॉज क्या है. एंड रिलीफ क्लेम्ड, और वो चाहता क्या है. तो प्लेंट में यही होता है बेसिकली. जो भी केस होगा, जो भी कोई सूट होगा, उसमें बेसिकली यही होगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है एंड रिलीफ क्लेम्ड, व्हाट इज एक्सपेक्टिंग अ रिलीफ. अ प्लेंट कंसिस्ट ऑफ 3 असेंशियल पार्ट्स. प्लेंट यूजुअली जो होगा उसमें एक हेडिंग होगी, फिर उसके बाद टाइटल होगा, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन होगा डिटेल में बॉडी एंड द रिलीफ क्लेम. लास्ट में व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, कि मुझे ये चाहिए. इट मीन्स अ स्टेटमेंट in writing of a cause of action in which the relief claimed is set out in detail. बेसिकली ये स्टेटमेंट है जिसमें दिया होता है कि राइट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि मैंने ये एक्शन क्यों लिया, मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस एक्शन एंड व्हाट रिलीफ आई एम एक्सपेक्टिंग. Its object is simply to state the grounds upon which plaintiff seeks the assistance of court. बेसिकली ये वही है कि वो बताता है, ये जो प्लेंट है वो यही बताता है कि प्लेंटिफ कोर्ट से चाहता क्या है, कि फॉर व्हाट स्टेट द ग्राउंड्स अपॉन विच, कौन से ग्राउंड्स पे प्लेंटिफ कोर्ट का हेल्प चाहता है, कोर्ट का असिस्टेंस चाहता है. अ पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ प्लेंटिफ. ये हमने ऑलरेडी टॉट्स में पढ़ा है. अ पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ प्लेंटिफ. A person against whom a civil court is brought is called as a defendant. वो defendant है, जिसके ऊपर केस डाला है वो defendant है, जो केस कर रहा है वो plaintiff है. A plaint must mention the following. अब ये plaint का जो हमने डिटेल पढ़ा कि हेडिंग होगा, टाइटल होगा, बॉडी होगा, रिलीफ क्लेम्ड होगा, तो वही सब हम इसमें देखेंगे कि plaint में क्या क्या मेंशन होता है. पहले तो नेम ऑफ द कोर्ट, आप किसको एड्रेस कर रहे हो, इन विच द सूट इज ब्रॉट,
नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिफ. अगर प्लेंटिफ एक है तो उसका ये डिटेल्स, और अगर एक से ज़्यादा है तो उन सब की ये डिटेल्स, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड एवरीथिंग. एंड नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ डिफेंडेंट आएगा, ये बुक में मिस्टेक है. तो डिफेंडेंट का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, डिफेंडेंट का और प्लेंटिफ का दोनों का. उसके बाद वेर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट. अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी माइनर है तो उसका स्टेटमेंट देना चाहिए या फिर उसका कोई प्रूफ देना चाहिए. और इफ़ ही इज़ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब इंसेन है वो, मेंटली ठीक नहीं है वो, तो उसका स्टेटमेंट ऑफ दैट इफेक्ट देना चाहिए. इफ़ अ प्लेंटिफ और अ डिफेंडेंट, अगर वो नॉर्मल नहीं है, मतलब या तो वो माइनर है या तो वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है. तो फैक्ट्स इंडिकेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज. ये कॉज ऑफ एक्शन का फैक्ट क्या है, जो भी उसने एक्शन लिया है उसका जो रीज़न है, मतलब जो भी उसके साथ हुआ है. फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल चोरी हुआ है, तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कॉज क्या है, मोबाइल चोरी हुई है, तो उसके फैक्ट्स उसको देने होंगे कि मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं बस में जा रहा था, या मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा मोबाइल चोरी हुआ, जो भी उसके फैक्ट्स हैं उस कॉज ऑफ एक्शन के. एंड व्हेन इट अरोज, कब हुआ वो जो चीज़ है उसके साथ कब हुई. फैक्ट्स शोइंग दैट कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन, और फैक्ट ये बताना चाहिए कि उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है. अगर वो ऑफिस मुंबई में है तो वो मुंबई के ही कोर्ट में जा सकता है जहाँ पे उसका मोबाइल चोरी हुआ है. और अगर उसका जो मोबाइल चोरी हुआ है वो राजस्थान में हुआ है तो ही कैन नॉट गो टू कोर्ट ऑफ मुंबई, तो फिर उसको राजस्थान की कोर्ट में जाना चाहिए. तो वो उस कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन भी है कि नहीं है. वो रिलीव्स विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, और रिलीफ भी लिखना चाहिए उसमें कि व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग, कि मुझे मेरा मोबाइल वापस दो, या उस चोर को सज़ा दो, या आई एम आस्किंग फॉर अ रैशनल जजमेंट, कुछ भी, जो भी उसको रिलीफ चाहिए, मतलब जो भी उसको रेमेडी चाहिए वो उसको लिखना चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees as the case admits. और statement of value of subject matter, उस subject matter की statement of value of suit, जो भी वो केस है उसका statement of value, and purpose of jurisdiction, of jurisdiction का पर्पस क्या है, जो भी वो कर रहा है उसका पर्पस क्या है, एंड स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर. एक्चुअली ये आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. एंड स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर आगे पढ़ेंगे. ऑफ द सूट, जो भी कोई केस होता है तो उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू इन द सेंस, वैल्यू सब केसेस में अलग अलग भी हो सकता है, और वैल्यू डिस्क्राइब करेगा जो प्लेंटिफ है वो ही उसकी वैल्यू डिस्क्राइब कर सकता है, डिफेंडेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकता है. द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फीस एज द केस एडमिट्स, और कोर्ट फीस के बारे में भी होगा, मतलब डिटेल्स होगी कितना कोर्ट फीस है एंड ऑल वो सब. अपेंडिसेस मतलब अनेक्शर्स जो हम करते हैं, जैसे कि हम एनक्लोजर्स करते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अपेंडिसेस मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी अटैच किए हैं उसके साथ, कोई भी प्रूफ अटैच किया है, किसी का आधार कार्ड किया है, पैन कार्ड किया है, अगर कुछ चोरी हुआ है तो उस चीज़ का फ़ोटो है, या किसी के साथ कुछ और हुआ है तो उस चीज़ का अगर प्रूफ है, वैलिड कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी कुछ भी उसके साथ जो एनक्लोज कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अटैच होनी चाहिए. तो दिस इज़ द प्लेंट जो होता है उसमें क्या क्या मेंशन होगा, ये उसमें डिटेल्स है. नाउ कमिंग टू कंप्लेंट. नाउ कंप्लेंट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CPC, इट मीन्स any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his acting under CPC that some person or persons, whether known or unknown, has or have committed an offense. तो इसका मतलब कंप्लेंट का मतलब क्या, कि आपने ये एलिगेशन किया है, ओरली किया है या राइटिंग में किया है. किसको करेंगे हम, मैजिस्ट्रेट को करेंगे, ये बोलने के लिए उनको कि आप CPC के अंडर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आप एक्शन लो, और उसको बताएंगे कि एक किसी पर्सन ने या पर्सन्स ने
वेदर नोन, या वो मेरे लिए नोन है वो या अननोन है, कोई अननोन इंसान ने कुछ किया है या कोई नोन इंसान ने कुछ किया है. कमिटेड एन ऑफेंस, कुछ कोई ऑफेंस किया है. इट इज़ वन ऑफ मोड्स वेयर बाय अ मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निसेंस, मतलब डिटेल नॉलेज लेगा उस चीज़ का, ऑफ एन ऑफेंस. दस अ कंप्लेंट इन अ क्रिमिनल केस इज़ वॉट अ प्लेंट इन सिविल केस. मतलब बात वही है, अगर सिविल केस है तो हम उसे प्लेंट बोलेंगे, और अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें कंप्लेंट दर्ज होगी, और अगर सिविल केस है तो उसमें उसी कंप्लेंट का नाम प्लेंट है. जो केस होगा, जो सूट होगा, वो प्लेंट होगा. बट क्रिमिनल केस है तो इट विल बी अ कंप्लेंट. इट इज़ द एलिगेशंस ऑफ द फैक्ट विच कंस्टिट्यूट अ कंप्लेंट. तो ये एलिगेशन के ऊपर है, वो जो फैक्ट्स हैं उसके एलिगेशन के ऊपर डिसाइड होगा कि वो कंप्लेंट बन रही है कि वो प्लेंट बन रही है, वो सिविल केस है कि वो क्रिमिनल केस है. तो मतलब एलिगेशंस क्या है, उस जो भी फैक्ट्स है, सिचुएशंस है, उसके एलिगेशंस से ही वो कंप्लेंट बनेगी. दैट विल कंस्टिट्यूट अ कंप्लेंट. द एलिगेशन ऑफ द फैक्ट्स, कि क्या एलिगेशन लगाया है, कि मर्डर का एलिगेशन लगाया, तो ऑब्वियसली वो कंप्लेंट हो जाएगी, वो प्लेंट नहीं होगी. नाउ व्हाट इज सूट? दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन सीपीसी. अभी सीपीसी में जो है वो कंप्लेंट है, प्लेंट भी है, बट सूट नहीं है. However, in case of Hansraj versus Dehradun, Mussoorie Electric Tramways Company Limited, it was said that the word suit ordinarily means, and apart from some context, must be taken to mean a civil proceeding constituted by the presentation of a plaint. जो भी प्लेंट से प्रेजेंट, जो प्लेंट का प्रेजेंटेशन है उससे जो सिविल प्रोसीडिंग कंस्टिट्यूट हुई है वो सूट है. कहने का मतलब ये है कि सूट इज़ रिलेटेड टू प्लेंट व्हेन इट इज़ अ सिविल रिलेटेड टॉर्ट है, सिविल रिलेटेड केस है, तो हम सूट वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एनी लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ सिविल नेचर, कोई सिविल नेचर की लीगल प्रोसीडिंग्स है ब्रॉट बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर इज टर्म्ड एज सूट. दो इसका डेफिनेशन इसमें नहीं है, सीपीसी में नहीं है, बट जनरल डेफिनेशन यही है कि any legal proceeding of civil nature brought by one person against another is termed as a suit. All suits must contain the cause of action. सारे जो भी सूट्स हैं या जो भी प्लेन्स हैं उसमें कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, कि आपने ये जो एक्शन लिया है उसका कॉज क्या है, आप यहाँ तक आए हो उसका रीज़न क्या है. वॉट इज़ अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस विच गिव्स राइज टू अ सूट. ऐसा क्या हुआ है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं ये कि आप सूट तक आए हो, तो दैट इज़ द कॉज ऑफ एक्शन, उसे बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन. देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन प्लेंटिव एंड वन डिफेंडेंट इन अ सूट. ऑब्वियसली एक केस करने वाला होगा और एक जिस पे केस हो रहा होगा, मिनिमम वन तो दोनों साइड से होने ही चाहिए. अ सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इन सिविल कोर्ट. जो सूट है वो कैसे इंस्टीट्यूट होगा, कैसे कंसिडर होगा, कि बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इन अ सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट में जैसे वो प्लेंट होगा, प्रेजेंट होगी प्लेट, जैसे हमने पढ़ा कि ये सब ए से लेके आई तक जो पॉइंट्स होगी कि फैक्ट्स ये, फिर उसका नेम, एड्रेस, प्लेंटिव का, डिफेंडेंट का, तो उसी तरीके से सूट का भी प्रेजेंटेशन होगा. नाउ व्हाट इज़ एफिडेविट? एफिडेविट मीन्स अ स्वॉन स्टेटमेंट. मतलब एक तरह का आप ओथ ले रहे हो, एक तरह की आप शपथ ले रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है मैं एफिडेविट में डिक्लेयर कर रहा हूँ, काइंड ऑफ अ थिंग. तो एफिडेविट मीन्स अ स्वॉन स्टेटमेंट. स्वॉन मतलब स्वेयर, कसम. एफिडेविट मीन्स अ स्वॉन स्टेटमेंट मेड स्पेशली अंडर ओथ और ऑन अफर्मेशन बिफोर एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर. आप एफिडेविट कभी एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर के सामने ही बना सकते हो. मतलब वो जो ऑथोराइज ऑफिसर होता है वो एफिडेविट को हमेशा नोटराइज करता है बिफोर मी, या वो लिखता है कि यस, मतलब मैं, मेरे सामने हुआ है ये. तो एफिडेविट का मतलब ही ये है कि आपने या तो फिर सॉन स्टेटमेंट दिया है, मतलब ओथ या कुछ ऐसा वो बोला है कि हाँ ये मतलब आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ डिक्लेयर किया है आपने, या तो फिर आपने एक ऑथोराइज ऑफिसर के सामने कोई एग्री की है चीज़, अफर्मेशन किया है, माना है उस चीज़ को, और मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट के सामने. सो एन एफिडेविट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ द फैक्ट.
आप बता रहे हो कि ये एफिडेविट है, मेरा नाम ये है, एंड आई एम इन मतलब आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, सो एंड सो जो भी आपने डिक्लेरेशन फैक्ट्स दिए हैं वो आप सच बोल रहे हो, वो एफिडेविट के थ्रू माना जाता है। और आपने राइटिंग में किया है, मेड इन राइटिंग एंड सॉन बिफोर अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी। और किसके सामने है ये? बिफोर अ पर्सन, वो ऑथोराइज ऑफिसर हो सकता है या मजिस्ट्रेट हो सकता है। टू एडमिनिस्टर द ओथ, वो आपकी ओथ को एडमिनिस्टर करेगा, एक्नॉलेज करेगा, एंडोर्स करेगा। जजमेंट, जजमेंट अ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज एन एडजर्ज्ड केस। प्रेसिडेंट मतलब हमने पहले ही देखा है कि प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस केस, जो प्रीवियस केस के डिसीजन जो आए हैं वो। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट इज एन एडजर्ज केस, ऑब्वियसली जो पहले केस हो चुके हैं वो ऑलरेडी जज्ड केस है, उस पर ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है। और अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ considered as furnishing an example of authority for all identical or similar cases arising afterwards। मतलब अगर कोई एक केस हुआ है, वैसे सिमिलर केस अगर फ्यूचर में आ रहे हैं, तो उनकी जो पहले की जो केस के ऑर्डर्स हैं उसको हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये जजमेंट पहले आ चुका है, एज पर द जजमेंट गिवन बाय हाई कोर्ट, एज पर द जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, एज पर द जजमेंट गिवन बाय सो एंड सो कोर्ट। उस जजमेंट के हिसाब से हम ये केस लड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो भी केस, उस जजमेंट के बाद जो भी केस आ रहे हैं आफ्टरवर्ड्स ऑन सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ, उनमें सेम क्वेश्चन है, तो वो जो प्रेसिडेंट डिसीजन है वो हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली सिंपलेस्ट वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि पहले की जजमेंट हम फॉलो कर सकते हैं, पहले के जो केस के डिसीजंस हैं अगर वो सिमिलर हैं तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोर्ट फॉलो कर सकता है कि डिपेंडिंग based on the judicial precedent, based on the previous decisions, based on the previous orders of court, this judgment is based on the previous orders, ऐसे करके वो कंसिडर कर सकते हैं। A judge is bound to decide all the cases presented to him for adjudication। Judge is bound to decide, जज को तो सारे केस डिसाइड करने ही हैं जो भी उसके पास आए हैं। If there is no law relating to that point, he can decide the case on principle। अगर उसके लिए कोई रेफरेंस के लिए पहले का केस अवेलेबल ही नहीं है, ऑल टुगेदर न्यू केस आया है, तो भी उसको वो केस तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ऐसे केस में वो ऑन प्रिंसिपल कंसिडर करेगा। ही मस्ट फॉर्मुलेट द लीगल प्रिंसिपल्स रिलेवेंट टू द केस। तो वो क्या करेगा, वो लीगल प्रिंसिपल्स बनाएगा उस केस के हिसाब से। द प्रिंसिपल which the judge has formulated for deciding the case will become law। तो जब पहली बार जज वो ऐसे कोई अलग केस आ गया, से फॉर एग्जांपल पहली बार अगर कोई साइबर रिलेटेड क्राइम केस आया होगा, तो उसके पहले उसका कोई जजमेंट नहीं था, उसके पहले उसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था, तो उस केस में क्या किया होगा, जज ने पहले तो प्रिंसिपल्स जो भी उसके लीगल प्रिंसिपल होंगे उसको कंसिडर किया। प्रिंसिपल विच द जज हैज़ फॉर्मुलेटेड फॉर डिसाइडिंग द केस, जो भी जज ने प्रिंसिपल्स बनाए होंगे वो लॉ बन जाएगा आगे चल के। फॉर सब्सिक्वेंट केसेस, आगे आने वाले केसेस के लिए वो लॉ बन जाएगा। फॉर सिमिलर नेचर, जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैव ऑलवेज बीन अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में जुडिशल प्रेसिडेंट्स का बहुत महत्व है, मतलब पहले के डिसीशंस लिए हुए, पहले के जजमेंट्स आए हुए का। जुडिशल प्रेसिडेंट्स मतलब जजमेंट्स जो पहले के जजेस ने केसेस के डिसीशंस या ऑर्डर दिए हैं, वो जुडिशल प्रेसिडेंट्स आर नॉट मेयरली एविडेंस ऑफ लॉ। ये सिर्फ एक लॉ का सबूत नहीं है, बट अ सोर्स ऑफ इट, ये एक सोर्स है आगे के आने वाले केसेस के लिए। एंड द कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो द लॉ दैट इज़ सो स्टैब्लिश्ड। उनको पता है कि जो लॉ स्टैब्लिश हुआ है, जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो पहले की जजमेंट्स हैं वो हमें फॉलो करनी है। कोर्ट इज़ बाउंड टू फॉलो, कोर्ट को फॉलो करनी ही है। प्रेसिडेंट्स गिव सर्टेनिटी टू द लॉ। प्रेसिडेंट्स से क्या होता है, वो जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है वो और पक्का हो जाता है और सर्टन हो जाता है कि ऑलरेडी लॉ तो ऐसा बोल ही रहा है, प्रीवियस जजमेंट भी ऐसा बोल रहे हैं, तो कोर्ट को वैसा ही डिसीजन लेना पड़ेगा। एज डिसीशंस आर प्रेडिक्टेबल, ऐसे केस में डिसीजन प्रेडिक्टेबल होते हैं क्योंकि हमें पता है कि हज़ारों पहले ऐसे सेम केस हो चुके हैं, उन केसेस में ऐसा ही कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो
सबको पता होता है, कोर्ट को, जुडिशर्स मतलब जो भी एडवोकेट्स हैं, रिलेटेड पीपल हैं, डिफेंडेंट हैं, सबको पता है कि अगर ऐसा जो सिमिलर केसेस पहले हो चुके हैं, प्रेसिडेंस है उसके लिए, जजमेंट्स हैं, तो वो जो डिसीशंस उस केस में प्रेडिक्टेबल होते हैं, उनको पता है कि क्या डिसीजन आने वाला है. जजेस डू मोर देन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग रूल्स. तो जजेस जो है वो एग्जिस्टिंग रूल जो अप्लाई एग्जिस्टिंग रूल को अप्लाई करने से ज़्यादा काम करते हैं, इन द सेंस कि जजेस डू मोर देन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग रूल्स. मतलब जजेस जो है वो केस बनाने के लिए, जैसे कि ये जजमेंट बना, तो जजमेंट बनाने के लिए जजेस को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो जजमेंट है वो आगे चल के लॉ बन जाएगा. तो इसीलिए जजेस का काम सिर्फ एग्जिस्टिंग रूल को अप्लाई करना नहीं है, वो लॉ भी बनाते हैं. तो जजेस डू मोर देन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग रूल्स. सिर्फ ये एग्जिस्टिंग जो रूल्स है उसको अप्लाई कर रहे हैं और डिसीजन दे रहे हैं उतना ही नहीं कर रहे हैं, वो इतना सोच समझ के कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनका दिया हुआ आज का डिसीजन, आज का ऑर्डर फ्यूचर के लिए लॉ बन जाएगा. तो फॉर दिस रीजन्स जजेस ऑलवेज डू मोर देन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग. सिर्फ एग्जिस्टिंग जो रूल चल रहा है उसको अप्लाई नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के वो जजमेंट देते हैं. समटाइम्स दे वाइडन एंड एक्सटेंड अ रूल ऑफ लॉ. इन सम केसेस तो वो जो अब वाइड करते हैं और भी मतलब ब्रॉड कर देते हैं, एंड एक्सटेंड द रूल ऑफ लॉ. जो रूल ऑफ लॉ है उसे एक्सटेंड करते हैं. समटाइम्स दे डिवाइज अ रूल बाय एनालॉजी. एनालॉजी मतलब कंपेयरिंग विथ अ एग्जिस्टिंग रूल. वो कंपेयर करते हैं अभी के रूल को, एग्जिस्टिंग रूल को, और क्या केस है उस हिसाब से वो कंपेयर करके, एंड समटाइम्स दे क्रिएट अ एंटायरली न्यू प्रिंसिपल्स. इन सम केसेस सिचुएशन के हिसाब से वो एंटायरली न्यू प्रिंसिपल निकालते हैं जो कि आगे आने वाले केसेस के लिए काम आता है. कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ डेवलपिंग लॉ वाइल दे एडमिनिस्टर इट. तो कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो लॉ को डेवलप भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्टर तो कर ही रहे हैं लॉ को. जब वो केस के डिसीशंस आते हैं तो वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बट वो डिसीजन आगे चल के लॉ बन जाते हैं, इसीलिए कोर्ट्स जो है वो लॉ को डेवलप भी कर रही है. तो जुडिशियल प्रेसिडेंस कैन बी ऑथोरेटिव और परसुएसिव. ये ऑथोरेटिव भी हो सकते हैं, मतलब कि अथॉरिटी ने ऐसा बोला है तो ऐसा होना ही है. परसुएसिव मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो जो भी पहले के जजमेंटल है वो किसी भी कंडीशन, किसी भी टाइप के हो सकते हैं. तो अथॉरिटिव प्रेसिडेंस जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, मतलब वो सबके लिए सेम है, दैट इज़ बाइंडेड ऑन एवरीवन. अ कोर्ट मस्ट फॉलो वेदर इट अप्रूव्स इट और नॉट. अगर वह कोर्ट, जो आगे की कोर्ट है, फॉर एग्जांपल पहले से कोई डिसीजन है जो अथॉरिटिव है, मतलब प्रेसिडेंट है, जो जजमेंटल पहले आया हुआ है वो अथॉरिटिव काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट है, तो वो बाइंडिंग है, मतलब कोर्ट को वो फॉलो करना ही है. अगर वो खुद अप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है, दे हैव टू फॉलो. ऐसे कौन से केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुपीरियर कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सबसे बड़ी कोर्ट वो है, तो उसके जो डिसीजन है वो अथॉरिटिव है, वो सब सारे नीचे के कोर्ट्स को मानने हैं, हाई कोर्ट को भी मानने हैं, उसके नीचे के कोर्ट्स को भी मानने हैं. तो डिसीशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ऑलवेज अथॉरिटिव प्रेसिडेंस. तो वो मतलब अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी के प्रेसिडेंस हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी के दिए हुए जजमेंट्स हैं, वो तो सबको फॉलो करने ही है. नाउ परसुएसिव प्रेसिडेंट्स आर दोज विच अ कोर्ट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो. तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि दे हैव टू फॉलो, बट विच इट मे टेक इन टू कंसिडरेशन. वो कंसिडर कर सकते हैं इफ़ दे बिलीव. ये बिलीविंग प्रेसिडेंस है. परसुएसिव मतलब बिलीविंग. इफ़ दे बिलीव कि वो उनके केस में मैच हो रहा है, दे कैन टेक इन टू कंसिडरेशन एज अ रेफरेंस, बट बाइंडिंग नहीं है, कंपल्शन नहीं है, अथॉरिटेटिव नहीं है कि आपको करना ही है. तो एग्जाम्पल अ डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ अ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन. तो जैसे कि अभी दो कोर्ट है, फॉर एग्जांपल एक महाराष्ट्र का कोर्ट है, एक गुजरात का कोर्ट है, स्टेट कोर्ट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ सिर्फ. तो ऐसे केसेस में ये परसुएसिव प्रेसिडेंट है. ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र कोर्ट का डिसीजन जो भी दिया हुआ है वो गुजरात कोर्ट माने ही, तो इट्स परसुएसिव. बट हाँ, अगर यही अगर सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया होता तो दैट इज़ ऑथोरेटिव, तो उनको मानना ही पड़ेगा. वन हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़ टू फॉलो डिसीजन ऑफ अनदर हाई कोर्ट. एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करने से मना कर सकती है, बिकॉज दैट इज़ परसुएसिव प्रेसिडेंस. वो परसुएसिव है प्रेसिडेंस पर, मतलब वो जो प्रीवियस जजमेंट्स हैं वो
परसुएसिव है, तो इट्स अप टू देम, इफ दे बिलीव दैट इफ दे वांट टू टेक इनटू कंसिडरेशन दे कैन, इफ दे डोंट दे डोंट. तो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स आर सोर्सेस ऑफ लॉ. इन शॉर्ट, परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ नहीं हुआ, अथॉरिटेटिव तो लॉ बन गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया. तो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स, अथॉरिटेटिव जजमेंट्स आर सोर्सेस ऑफ लॉ. इट्स important. Now what is decree? See, there is difference between decree and order. तो ये हम पढ़ेंगे, ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम हमेशा ये वर्ड सुनते हैं और ये हमको थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाला है इफ़ वी आर लॉयर और इवन एडवोकेट्स. तो डिक्री, एंड एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ इज डिवाइडेड इनटू डिक्री एंड ऑर्डर्स. Section 2, subsection 2 of Civil Procedure Code CPC defines decree as formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the right of parties about all or any the matter in controversy in a suit or may be either preliminary or final. Basically डिक्री वो होती है, डिक्री को हम ऑर्डर बोल नहीं सकते एक्चुअली, बट समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि कोर्ट ने जो हमको ऑर्डर दिया है, जो कोर्ट ने हमको फॉर्मली एक्सप्रेस किया है, कोर्ट ने बताया है कि ये करना है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डिवोर्स, तो कोर्ट ने डिक्री दिया, मतलब कोर्ट ने एक तरह का ऑर्डर ही दिया. बट डिक्री और ऑर्डर में क्या फ़र्क है ये हम आगे देखेंगे. बट एज ऑफ नाउ कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने डिक्री में लिखा है कि जो भी वाइफ है उसको इतना एलिमनी मिलना चाहिए, तो ये डिक्री हो गई. तो इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. जो एडजुडिकेशन चल रहा था उसका फॉर्मली एक्सप्रेशन है, फॉर्मली दिया हुआ है इन राइटिंग. सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कोर्ट उसको एक्सप्रेस करेगा. कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट, उसमें दिया होगा कि पार्टीज़ के क्या राइट हैं, किसको क्या मिलना चाहिए, किसकी क्या, मतलब केस जो है उसका चुकादा बोलते हैं, जो डिक्री है वो आई है. तो और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, जो भी सूट के कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें जो भी कुछ डिक्री मतलब जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, तो डिक्री क्या होगी ना, वो फाइनल ऑर्डर नहीं होगा. मतलब हो सकता है कि कोर्ट ने एलिमनी के बारे में तो दे दिया डिक्री में, बट अभी तक बच्चे की कस्टडी के बारे में कुछ नहीं दिया कि क्या होना है कि क्या नहीं. तो दैट इज़ आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल. ये जो डिक्री होगी वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है. तो अगर कुछ चीज़ों के लिए जो भी मैटर थे कंट्रोवर्सी के, तो उनमें से कुछ चीज़ों के लिए कोर्ट ने अगर पास किया डिसीशन तो उसे डिक्री बोलेंगे. ठीक है. तो द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द डिसीशन ऑफ द कोर्ट टू बी अ डिक्री. अगर वो डिक्री कहलाएगी तो कब कहलाएगी? इट मस्ट बी एन एडजुडिकेशन. ऑब्वियसली एडजुडिकेशन हो रहा है, केस चल रहा है, डिस्प्यूट है तो ही. जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, एडजुडिकेशन का मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है. जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट, जो भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी मैटर पे, उसका जुडिशियल डिटर्मिनेशन चल रहा है, जुडिशियल उसकी केस या उसका एनालिसिस चल रहा है, तो उसे एडजुडिकेशन बोल सकते हैं. तो डिक्री कब आएगी? जब वो केस चल रहा हो. इट मस्ट डिटरमाइन द राइट ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग ऑल और एनी ऑफ मैटर इन कंट्रोवर्सी. सारी चीज़ों पे वो ऑर्डर दे सकते हैं या फिर उसमें से जो भी, जिस पे भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस पे भी डिबेट चल रही है, जो भी उनका मुद्दा है, उनमें से सारे मैटर्स पे भी आ सकता है और उनमें से कुछ मैटर्स पे भी आ सकता है. सच डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर, मतलब ट्रू नेचर होनी चाहिए. वो जो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स कर रहा है कोर्ट, वो सही होने चाहिए. एडजुडिकेशन मस्ट बी गिवन इन अ सूट, तो जो भी एडजुडिकेशन है वो पहले सूट होना चाहिए. ऑब्वियसली कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है, अगर सूट पहले फाइल होना चाहिए तो ही वो एडजुडिकेट होगा, तो ही उस पर डिस्कशन होगा, तो ही डिटर्मिनेशन होगा, उसके बाद ही डिक्री आएगी. तो डिक्री फॉलोज द जजमेंट, पहले जजमेंट होगा फिर उसकी डिक्री आएगी. इट नीड नॉट बी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है. एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इसमें दिए हैं. डिसमिसल ऑफ अपील, अगर किसी ने अपील के लिए अप्लाई किया है, उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, तो वो भी एक डिक्री है, वो भी एक कोर्ट का डिसीशन है. ठीक है. ऑन ये इसका एग्जाम्पल है कि डिसमिसल ऑफ अपील ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग टाइम बैड. अगर कोई
फॉर एग्जांपल अपील, कोई अगर केस होता है, इनकम टैक्स का भी होता है या फिर जीएसटी का होता है या फिर नॉर्मल कोर्ट का भी केस है, तो अपील अगर आपको 60 डेज़ में करना है, तो फॉर एग्जांपल उसने 60 डेज़ के बाद किया उसको अपील, तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। मतलब कोर्ट ने डिक्री क्या दी कि आपका जो अपील है वो डिसमिस हो गया, क्योंकि टाइम बैड, आपने टाइम जो है वो फॉलो नहीं किया, आपको 60 डेज़ में करना चाहिए था, आपने 80 डेज़ में किया। तो इसी ऑन दैट बेसिस कोर्ट ने आपका अपील जो है वो डिसमिस किया। तो ये जो ऑर्डर पास किया, इस ऑर्डर को बोलते हैं डिक्री। तो डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी और फाइनल. So when the adjudication by court decides the right of parties to the suit about all or any matters, मतलब all matters पे भी दे सकती है वो डिसीशन, या any matter पे भी, किसी एक मैटर पे भी दे दिया जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट डज नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट कम्प्लीटली, बट ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करता है केस को। डिक्री जो होती है अगर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर रही है तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो केस रेफ़र किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल के हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स का अगर कोई केस चल रहा है, तो उसमें उन्होंने प्रिलिमिनरी डिक्री ये दिया कि एज ऑफ नाउ जो वाइफ है उसको इतना एलिमनी मिलना चाहिए, तो ये हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। और अभी तक उसमें बच्चों की कस्टडी अदर थिंग्स पेंडिंग है, तो उसको फाइनल डिक्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारी जो कंट्रोवर्सीज थी वो सॉल्व नहीं हुई है। ओनली फ्यू ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सीज आर सॉल्व एंड उस पर ही डिसीजन दिया है। अ फाइनल डिक्री इज दैट विच कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट्स, जो उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी, उस केस को डिस्पोज कर देगी, मतलब ख़त्म कर लेगी उसको, वो केस ही सॉल्व हो जाएगा और सेटलमेंट आ जाएगा। फाइनली सेटल्स ऑल क्वेश्चंस, अगर वो ऑल क्वेश्चंस को सेटल कर रहा है तो उसको बोला जाएगा फाइनल डिक्री, और अगर वो उनमें से कुछ चीज़ों को सेटल कर रहा है तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर. Decree is a formal expression of court's adjudication that conclusively determine the rights of parties in a civil suit, which can be preliminary or final. Obviously हमने देखा अभी। एंड अब ऑर्डर क्या है, ये तो डिक्री है अभी हमने देखा। अब ऑर्डर ये है कि ऑर्डर इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ऑफ एनी डिसीशन बाय अ सिविल कोर्ट दैट इज़ नॉट अ डिक्री। अब ये बात है कि जो ऑर्डर फॉर्मल एनी डिसीशन बाय अ सिविल कोर्ट, कोई भी ऐसा डिसीशन है जो सिविल कोर्ट ने दिया है, ये है कि जो डिक्री है ना वो भी सिविल सूट के लिए ही होगी, क्रिमिनल के लिए नहीं होगी। जो डिक्री है वो हमेशा सिविल केसेस के लिए होगी। अब जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीशन बाय सिविल कोर्ट दैट इज़ नॉट अ डिक्री। अगर वो चीज़ डिक्री नहीं है तो वो ऑर्डर है। ऑफन डीलिंग विथ प्रोसीजरल इश्यूज़, कोई प्रोसीजरल इशू है, कोई प्रोसेस चल रहा है कि भाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया किसी चीज़ पे, अभी इसके एग्जांपल्स भी आएंगे। ऑफन डीलिंग विथ प्रोसीजरल इश्यूज एंड कैन अराइव फ्रॉम अ सूट, पेटिशन और एप्लीकेशन। तो ऑर्डर कोर्ट कब दे सकती है, किसी ने सूट किया है उसके लिए भी ऑर्डर आ सकता है, किसी ने पेटिशन डाली है कि कोर्ट को पूछा है कि ऑर्डर दो, तो ऑर्डर दे सकती है, या आपने एप्लीकेशन किया है ऑर्डर के लिए तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा। बट डिक्री कब मिलेगी, जब केस होगा, वो भी कौन सा, सिविल सूट होगा, तो ही डिक्री मिलेगी। लेकिन ऑर्डर के लिए वो सूट भी हो सकता है, पिटीशन भी हो सकती है, या एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो डिक्रीज आर टिपिकली सब्सटेंसिव, मतलब इम्पॉर्टेंट, एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व तो करती है फॉर द टाइमिंग कि ये अगर वो प्रिलिमिनरी है तो, और अगर फाइनल है डिक्री तो वो पूरा ही केस को डिस्पोज कर देती है, रिजॉल्व कर देती है। while orders address procedural matters and are often temporary, अब ऑर्डर जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्शन लिखा है डिक्री वर्सेस ऑर्डर। डिक्री का टाइप क्या होगा, कैन बी प्रिलिमिनरी और फाइनल, ये हमने देखा, या बोथ, एक साथ दोनों भी हो सकती है कि प्रिलिमिनरी है कुछ मैटर्स पे डिस्कस किया और फाइनल भी दे दिया, तो वो बोथ हो सकती है। एंड ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिलिमिनरी, वो हमेशा फाइनल ही होगा, वो अधूरा ऑर्डर कोई नहीं दे सकता, कोई कोर्ट नहीं दे सकती। ओरिजिन क्या होगा, अगर सूट पास किया है प्लेंट ने, मतलब प्लेंटिफ ने अगर कोई सूट फाइल किया है तो डिक्री की बात आती है। यहाँ पे डिक्री की बात कब आएगी, जब सूट है, पेटिशन है, एप्लीकेशन डाला है, या यहाँ हमने देखा पेटिशन है, सूट है, या एप्लीकेशन डाला है, कुछ भी डाला है इनमें से,
तो वो ऑर्डर हो सकता है। मोस्ट ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। अभी डिक्री में जो आपका और जो भी डिसीजन आएगा उसको आप अपील कर सकते हो, बट ऑर्डर जो है, जो ऑर्डर आता है कोर्ट से, उसको अपील मोस्टली नहीं किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी केसेस। और ये जो है डिक्री है वो जो है मोस्ट अपीलेबल अनलेस प्रोहिबिटेड, मोस्टली अपीलेबल। मतलब जितनी भी डिक्रीज है, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने बोला है कि उसके वाइफ को सो एंड सो अमाउंट ऑफ एलिमनी मिलनी चाहिए, तो हस्बैंड उसको अपील में डाल सकता है कि नहीं इतना नहीं होना चाहिए, मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न होगा, तो ये अपीलेबल होते हैं अनलेस प्रोहिबिटेड। अनलेस ऐसा कोई केस है जहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो डिक्री है वो फाइनल है, वो अपीलेबल नहीं है अंडर कोर्ट ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर ऐसे कोई अपील है जो हाईएस्ट कोर्ट के पास गई हुई है तो उसके ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है, तो फिर आप अपील नहीं कर सकते हो। बट ऑर्डर्स जो है वो मोस्ट ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। जो ऑर्डर्स हैं वो जनरली आप उसको अपील में नहीं कर सकते हो, वो फाइनल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इफ कोर्ट रूल्स दैट प्रॉपर्टी एक्स बिलोंग्स टू प्लेंटिफ ए, दिस इज डिक्री। मतलब कोर्ट ने बता दिया कि जो भी केस चल रहा होगा दो लोगों के बीच में, तो कोर्ट ने बोला कि जो प्रॉपर्टी है सो एंड सो, तो ये प्लेंटिफ को बिलोंग करती है। प्लेंटिफ मतलब जिसने केस डाला है उसकी है ये प्रॉपर्टी, तो दिस इज़ अ डिक्री, इसमें केस सेटल हो गया, आगे कोई बात ही नहीं है। हाँ, उसको अपील में जाना है तो वो जाएगा, बट इसने केस को सेटल कर लिया, इसने बताया कि दिस बिलोंग्स टू ए। वेर एज ऑर्डर में क्या होगा, कोर्ट स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी एक्स, इसी केस को हम लें अगर, तो प्रॉपर्टी एक्स कैन नॉट बी सोल्ड अनटिल द केस इज डिसाइडेड। मतलब कोर्ट ने फिलहाल ऑर्डर डाल दिया कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ऐसा हमने सुना होगा बहुत बार, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते जब तक इसका डिसीशन नहीं आता, जब तक इसका प्रॉपर चुकादा नहीं आता, तब तक ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। तो ये ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, तो वो डिक्री हो गई। ठीक है, अब ऐसे केसेस में जो ये ऑर्डर मिला है इसको कि ही कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी अनलेस द केस इज डिसाइडेड इन कोर्ट, तो ऐसे वाले ऑर्डर्स को इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि वो बीच में आया है। मतलब वो बीच का ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। अभी फाइनल ऑर्डर डिसाइड होगा, वो हमेशा के लिए तो अनसोल्ड नहीं रख सकता प्रॉपर्टी, फॉर एवर के लिए नहीं रख सकता। उसमें कंडीशन है कि अनटिल द केस इज डिसाइडेड, मतलब जब केस डिसाइड होगा तब इसका जो ऑर्डर होगा वो फाइनल ऑर्डर होगा। एज ऑफ नाउ ये इंटरिम ऑर्डर है। नाउ अपील, अपील जो है, ब्लैक्स लीगल डिक्शनरी गिव्स द मीनिंग ऑफ अपील। अपील हम सबको पता है कि हम नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में जाते हैं अगर हम खुश नहीं हैं, हम डिसीशन से हैप्पी नहीं है, तो हमें लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम आगे जाते हैं, कंप्लेन करते हैं नीचे की कोर्ट का ऊपर की कोर्ट को, तो वो जनरल भाषा में ये अपील है। इन सिविल प्रैक्टिस द कंप्लेन टू अ सुपीरियर कोर्ट ऑफ एनी इनजस्टिस डन और एरर कमिटेड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट। अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, या मुझे लगता है कि कोर्ट से मिस्टेक हुई है, तो मैं ऊपर की कोर्ट पे जाऊंगी वही केस लेके, तो उसको हम बोलेंगे अपील। हुज जजमेंट और डिसीशन द कोर्ट अबाउ इज कॉल्ड अपॉन टू करेक्ट और रिवाइज। मतलब मैं इन्फीरियर कोर्ट ने जो भी मुझे डिसीशन दिया या जजमेंट दिया, उसको मैं करेक्ट करने के लिए या रिवर्स करने के लिए बोलूँगी किसको, सुपीरियर कोर्ट को, तो दैट इज़ अपील। तो अपील इज़ नॉट डिफाइंड इन सीपीसी, जैसे कि हमने देखा कि सूट इज़ नॉट डिफाइंड इन सीपीसी, वैसे अपील इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। बट इन द केस ऑफ लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, इट हैज़ बीन डिफाइंड एज, इस केस में डिफाइंड हुआ है, तो प्रेसिडेंस जो होते हैं वो ही लॉ होते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अपील का जो डेफिनेशन है वो लॉ में नहीं है, हम ये बोल सकते हैं कि अपील का जो डेफिनेशन है वो सीपीसी में नहीं है, बट प्रीवियस केसेस, प्रीवियस जजमेंट्स आर प्रेसिडेंस आर लॉ, वो अथॉरिटिव लॉ है, या फिर वो लॉ है ही इन वो प्रेसिडेंट जजमेंट का हमने डेफिनेशन देखा, तो ये लॉ में डिफाइन, मतलब एज गुड एज ये लॉ ने ही डिफाइन किया है। द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीशन बाय द हायर कोर्ट ऑफ डिसीशन ऑफ एन इन्फीरियर कोर्ट, मतलब
बड़ी कोर्ट छोटे कोर्ट के डिसीजन को जुडिशली एग्जामिन करेगी, उसे अपील कहा जाता है। द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डिसीजन बाय अ हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इन्फीरियर कोर्ट। इन्फीरियर मतलब उससे छोटी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, उससे जो नीचे की कोर्ट है, उसके जो नीचे की कोर्ट है उसके डिसीजन को जुडिशियल एग्जामिन करेगी उसके ऊपर की कोर्ट, तो वो हो गई अपील। इट इज़ अ रेमेडी प्रोवाइडेड बाय लॉ फॉर सेटिंग असाइड और रिवाइजिंग द डिक्री। या तो फिर वो सेट असाइड करेगा, मतलब वो बोलेगा फिलहाल वो केस, अब अगर हम अपील में जाएंगे तो वो तीन ही ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी केस से खुश नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि उस बंदे को सज़ा होनी चाहिए थी और फिर कोर्ट ने नहीं दी उसको, ये कर लिया कि चलो भाई नहीं मिलेगी, और जो भी मतलब कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा, तो मैं उसके ऊपर की कोर्ट में गई, अपील में गई, मतलब मैं कि आप ये डिसीजन को रिव्यू करो। तो कोर्ट क्या कर सकता है, आइदर मेरे केस को साइड रख देगा कि कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो डिक्री को रिवाइज कर सकता है, मतलब जो पहले वाली कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको वो रिवाइज करेगा, हाँ ठीक है आपकी बात सही है ऐसा बोल के। या फिर ऑफ द कोर्ट बाय द अपीलेंट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, जो भी एग्रीव्ड है, मतलब जो एग्रेशन में है। अपील में कौन जाएगा, जो एग्रेशन में, जो एग्रीव्ड होगा, जो खुश नहीं होगा केस से। तो इस केस में अगर मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ, मैं हायर कोर्ट के पास जा रही हूँ, तो या तो वो सेट असाइड रखेगा, बोलेगा कुछ नहीं हो सकता आपके केस का, या तो फिर वो रिवाइज करेगा डिग्री को। तो दोनों में से कुछ तो वो करेगा, कौन, उससे हायर कोर्ट। अपील इज़ अ वेस्टेड राइट, अपील जो है वो हक मिला हुआ है। इट इज़ गिवन बाय स्टैट्यूट मतलब रिटन लॉ, रिटन लॉ के हिसाब से ये हक मिला हुआ है। एंड कैन बी टेकन अवे बाय स्टैट्यूट ओनली, अगर हमको लॉ ने दिया है ये हक, तो लॉ ही हमसे ले भी सकता है ये हक। एंड अपील इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सूट, अपील जो है वो सूट का कॉन्टिन्यूएशन है। एक बार केस चल रहा है, डिग्री आ गई, आप खुश नहीं हो, तो आप आगे की ऊपर की कोर्ट में जाओगे अपील के लिए। तो अपील इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट। द अपीलेंट कोर्ट possesses the same power and duties as regards to adjudication as the original court। अभी अपीलेंट कोर्ट क्या करेगी, उसके पास सेम पावर्स हैं, सेम ड्यूटीज़ हैं जैसे कि ओरिजिनल कोर्ट के पास थे उस केस को वापस से रिव्यू करने के लिए। इनफैक्ट उससे ज़्यादा पावर्स हैं। व्हेन एन अपील इज़ मेड, द अपीलेंट कोर्ट हियरिंग द अपील कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। या तो वो क्या करेगी, अभी अपीलेट कोर्ट जो है, मतलब जिस हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट के पास हम जा रहे हैं, वो क्या करेगी, इट में रिवर्स द ऑर्डर, या तो वो ऑर्डर रिवर्स करेगी ऑन विच अपील इज़ मेड, या तो मॉडिफाई करेगी उस ऑर्डर को, ठीक है ये दो चीज़ें सही है, ये दो चीज़ें गलत है, ऐसा कुछ भी बोल के वो मॉडिफाई कर सकती है। टोटली रिवर्स भी कर सकती है, या डिसमिस भी कर सकती है। वो बोलेंगी अपील नॉट अलाउड, डिसमिस्ड, आपकी अपील को डिसमिस कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, डिसअलाउ कर सकती है कि यू आर नॉट अलाउड, या मॉडिफाई करेगी या रिवर्स करेगी, कुछ तो करेगी इनमें से। An appeal is a step in a judicial proceedings, and in legal contemplation that there can be no appeal where there has been no decision by a judicial tribunal। Obviously नीचे की ट्रिब्यूनल से कुछ डिसीजन ही नहीं आया है, तो आप अपील में जाओगे ही कैसे। कहने का मतलब यह है कि अपील एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे नीचे के कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो चुकी है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो चुकी है, ऑर्डर आया है, डिक्री आई है, तो ही आप, ऑर्डर तो नहीं, ऑर्डर जो है वो अपील्स में नहीं जाते, तो हम डिक्री ही वर्ड यूज़ करेंगे। तो डिक्री जो आई है उसको आप अपील में लेके जाओगे, तो आप अपील में कब लेके जाओगे, जब डिक्री आई होगी, जब डिसीजन आया होगा। डिसीजन ही नहीं आया है, वहाँ पे ही केस चालू है, तो यू कैन नॉट गो फॉर अपील। तो टू थिंग्स आर एसेंशियल टू एन अपील। वन इज़ जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ जुडिशियल बॉडी, उनका डिसीजन या जजमेंट आना चाहिए, उसको ही आप अपील में भेजोगे। एंड सुपीरियर कोर्ट हैविंग द अथॉरिटी टू रिकन्सिडर द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस केस को फिर से कंसिडर करने के लिए, फिर से एक बार रिव्यू करने के लिए, फिर से एनालिसिस करने के लिए। तो ये दो कंडीशंस अप्लाई होगी तो ही आप अपील में जाओगे। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पहले तो ये उसका डिसीजन आया ही होना चाहिए तो ही आप अपील में जाओगे। दूसरा ये कि सुपीरियर कोर्ट के पास वो पावर है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लोकल बॉडी में केस हुआ है महाराष्ट्र की, लेकिन आप राजस्थान की हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो,
तो उस सुपीरियर, भले ही राजस्थान की हाई कोर्ट इस छोटी कोर्ट से, लोकल कोर्ट से बड़ी है, बट राजस्थान की हाई कोर्ट के पास वो अथॉरिटी है क्या वो उस केस को कंसिडर करने की? वो क्या बोलेगी, आप महाराष्ट्र के ही हाई कोर्ट के पास जाओ ना, यहाँ पे क्यों आए हो? तो उस सुपीरियर कोर्ट के पास वो अथॉरिटी भी होनी चाहिए उस अपील को लेके कंसिडर करने की, या उस डिसीजन को वापस से रिकंसिडर करने की। नाउ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू। रिव्यू हम अभी पढ़ेंगे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट अपील एंड रिव्यू। तो अपील क्या होगा, वो मोस्टली हायर कोर्ट में ही होगा, ऑब्वियसली जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है उससे ऊपर का कोर्ट। अब रिव्यू क्या होता है, कोर्ट जो है वो डिसीशंस को, अपने ही डिसीशंस को रिव्यू करते हैं, मतलब एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के भी डिसीशंस को रिव्यू करती है। अभी इसमें क्या होगा, सेम कोर्ट हु हैड मेड, सॉरी माय बैड, रिव्यू क्या होगा कि सेम कोर्ट में ही, फॉर एग्जांपल मेरा जो केस है, तो मैं अगर मैं उसे मतलब अगर मैं उसे हैप्पी नहीं हूँ उस केस से, अगर मैं अग्रीव्ड हूँ उस केस से, तो या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपील में जाऊँ, मतलब हायर कोर्ट के पास जाऊँ, या तो मैं सेम कोर्ट को ही बोलूँ कि आप प्लीज़ रिव्यू करिए, क्योंकि ये पॉइंट मिसिंग था, आप प्लीज़ इस केस को फिर से रिव्यू करिए कि उसमें आपने ये फैक्ट को कंसिडर नहीं किया था, आपको ये समझना चाहिए, ये वाला सबूत मुझे अभी मिला है, तो आप किसको इस केस को रिव्यू करिए। तो अपील एंड रिव्यू दोनों एग्रीव्ड पर्सन ही करेगा, बट अपील जो करेगा वो हायर कोर्ट में करेगा, रिव्यू जो करेगा वो सेम कोर्ट में करेगा जहाँ से मुझे ओरिजिनली डिसीजन मिला है, जहाँ से मुझे ओरिजिनली जो डिग्री मिली है, उसी सेम कोर्ट को मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ऑर्डर्स जो दिए हैं आपने उसको रिव्यू करिए, या डिसीजन जो दिया है आपने वो रिव्यू करिए। तो पर्पस क्या है, टू गेट अ हायर कोर्ट टू अमेंड, या तो फिर वो उस केस को अमेंड करे, चेंज करे, ओवरटर्न करे, या फिर पूरा मतलब या तो चेंज करे या तो फिर लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न करे, चेंज कर दे पूरी तरह से। ओवरटर्न मतलब पूरी तरह से चेंज करे, अमेंड मतलब थोड़े चेंजेस करे उसमें। तो पर्पस ये है अपील का। और रिव्यू का पर्पस क्या है, टू गेट द ओरिजिनल कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स ओन जजमेंट टू करेक्ट एन एरर। अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो हम उसी कोर्ट को बोलेंगे कि आपने जो ऑर्डर दिया है या जो डिसीजन दिया है वो सही है, बट उसमें करेक्शन है, उसको आप रिव्यू करिए प्लीज़। ग्राउंड क्या होंगे, इसके स्कोप वाइडर है, क्योंकि इसमें आपका जो केस है वो पूरी तरह ओवरटर्न भी हो सकता है। तो इट कैन बी बेस्ड ऑन एरर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। हो सकता है कि उसमें कहीं लॉ का एरर हो, कहीं फैक्ट का एरर हो, या कहीं किसी का इंटरप्रिटेशन अलग हो। तो ऐसे केसेस में जो है वो अपील हायर कोर्ट के पास जाती है, और इसमें री एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस होता है, जो भी एविडेंसेस होंगे उनके फिर से एग्जामिनेशन होंगे प्रॉपरली। और इसका जो स्कोप है वो नैरोवर है, क्योंकि आप सेम कोर्ट के पास ही जा रहे हो, बिकॉज सच एज डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। ये एक इसमें एग्जाम्पल ये है कि आपको अगर कोई उसी केस से रिलेटेड कोई न्यू एविडेंस मिला, या आपको पता चला कि कोई मिस्टेक हुई है, अपेरेंट मिस्टेक है, अपेरेंट मतलब सामने दिख रही है, अपेरेंटली इट इज़ शोन, तो द मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के सामने ही दिख रही है कि कोर्ट से ये मिस्टेक हुई है, या फिर आपको कोई नया एविडेंस मिला है जिससे आपको पता चल रहा है कि कोर्ट को इस ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए। नाउ राइट, अ स्टैच्यूटरी राइट, दैट इज़ राइट गिवन बाय लॉ। जो ये जो है अपील है, अपील का जो राइट है वो स्टैच्यूटरी राइट है, तो हमको को मतलब लॉ ने दिया हुआ है ये राइट कि आप अपील में जा सकते हो। और ये डिस्क्रिशनरी राइट ऑफ अ कोर्ट है, मतलब आप कोर्ट को अप्रोच करोगे तो इट्स अप टू डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, मतलब ऑफिसर को अगर लगेगा कि रिव्यू करना है तो ही वो करेगा, नहीं तो आपकी रिव्यू को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मतलब ये डिस्क्रिशनरी राइट है, अगर ऑफिसर को लगता है कि हाँ, मतलब ऑफिसर इन द सेंस कोर्ट के जज को लगता है कि हाँ ये जो रिव्यू में जाना चाहिए तो जाएगा, तो इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी, अप टू डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जज। अभी जजेस कौन होंगे, इसमें डिफरेंट सेट ऑफ जजेस होंगे, क्यों, क्योंकि हम हायर कोर्ट में जा रहे हैं ना अपील के लिए, तो डिफरेंट सेट ऑफ जजेस होंगे। यहाँ पे सेम जज भी हो सकते हैं, या तो फिर उसकी जगह पे जो दूसरा जज आया है, फॉर एग्जांपल जब तक हम रिव्यू में डाल रहे हैं तब तक कोई और जज आ गया, तो सेम कोर्ट में उसी जगह पे, सॉरी, जो दूसरा कोई जज आया है वो विल बी दी जज फॉर द रिव्यू, बट इस केस में हायर कोर्ट के जजेस होंगे।
स्कोप जो है वो मोर एक्सटेंसिव है क्योंकि इसमें पूरा केस री एग्जामिन होता है। यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है क्योंकि जो आपने एरर कोड को बताया होगा वो वही देखेंगे और उसके ऊपर रिव्यू दे देंगे। अब रिव्यू का इसमें एग्जाम डेफिनेशन एंड डिटेल्स दिया हुआ है कि रिव्यू मीन्स द री एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय सेम जज इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सेम जज को, सेम कोर्ट को हम बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है। व्हेन द लिटिगेंट इज डिससेटिस्फाइड, जो जिसने लिटिगेशन डाला है वो डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है विद द डिसीजन एंड जजमेंट ऑफ कोर्ट, ही हैज़ अ राइट टू अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन। वो रिव्यू ऑफ डिसीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। दिस राइट ऑफ रिव्यू इज अवेलेबल टू द पार्टी नॉट ओनली व्हेन अपील इज अलाउड, मतलब अपील भी अलाउड है उसके पास, ऐसा नहीं है कि खाली राइट ऑफ रिव्यू है, बट हैज़ नॉट बीन प्रिफर्ड बाय पार्टी, मतलब उसके पास अपील भी अलाउड है बट वो अपील को छोड़ के रिव्यू में जाना चाहता है। अ रिव्यू एप्लीकेशन इज मेड इन द सेम कोर्ट विच पास द अर्लियर डिग्री, जो अर्लियर डिग्री है, अर्लियर डिसीजन है, उसी सेम कोर्ट को भेजे रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। एन अपील फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट कैन बी मेड ओनली ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो जो रिव्यू का जो हम लोग डालेंगे एप्लीकेशन वो इन चीज़ों के ग्राउंड्स पे ही डाल सकते हैं। फर्स्ट इज जो हमने देखा, डिस्कवरी बाय द अपेलेंट ऑफ न्यू और इम्पॉर्टेंट मैटर, कुछ न्यू एविडेंस है, कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट मैटर है जो छूट गया है, विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस मतलब प्रॉपर अपने हिसाब से पूरा चेक करना, अपने हिसाब से पूरा वेरीफाई करने के बाद उसे पता चला है कि कोई एविडेंस है जो रह गया है। वॉज नॉट विद इन हिज नॉलेज, उसे पता नहीं था, बाद में पता चला। कुड नॉट बी प्रोड्यूस बाय हिम एट द टाइम व्हेन डिग्री और ऑर्डर वाज पास, जब ऑर्डर या डिग्री पास हो रही थी तब वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, अगर उसको बाद में मिला वो एविडेंस तो वो केसेस में रिव्यू में जा सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एक कोई मिस्टेक हुई है जज से, कोर्ट से, तो वो सम अपेरेंट मिस्टेक है तो वो जाके बता सकता है। इन केस ऑफ एनी अदर सफिशिएंट रीजन, a review is not an appeal in disguise where an erroneous decision is reheard or corrected। ये इम्पोर्टेंट है कि रिव्यू जो है वो अपील नहीं है कि जहाँ पे गलती से डिसीजन लिया हुआ है जो उसको वापस उसकी सुनवाई करने की ज़रूरत है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। रिव्यू ये है कि आपके डिसीजन को एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब एक बार फिर से रिव्यू करिए कि हो सकता है कि ये जो है एविडेंस काम आ जाए जो बाद में आया, मतलब बेसिकली करेक्शन, लिटिल करेक्शन ऐसा बोल सकते हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट, अगर आप रिव्यू का एप्लीकेशन डाल रहे हो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के किसी और भी कोर्ट में जा रहे हो तो इस 30 डेज़ के अंदर आपको करना है। जिस दिन आपको डिग्री या ऑर्डर मिला है उस दिन के 30 डेज़ के अंदर यू कैन फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन, और रिव्यू एप्लीकेशन पास होना नहीं होना इज़ अप टू डिस्क्रिशन ऑफ द जजेस। तो अथॉरिटी को लगेगा कि हाँ रिव्यू करना चाहिए तो करेंगे। अब रिव्यू के बाद आता है रिवीजन। रिवीजन का पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, मतलब हाई कोर्ट में कॉल फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ एनी केस which has been decided by any court subordinate to such high court। अगर कोई भी स्टेट की हाई कोर्ट है उसके नीचे की जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको ये हाई कोर्ट बुला के उनके रिकॉर्ड देख सकती है कोई भी केस के। किस लिए देख सकती है? टू अगर कहीं पे रिवीजन का चांस है, अगर उनको लगता है कि जहाँ पे रिवीजन हो सकता है तो ऐसे केसेस पे जहाँ पे उनको पता है कि अपील पॉसिबल नहीं है तो वो बंदा जो एग्रीड है वो अपील तो नहीं कर पाएगा। बट इन सम केसेस कोर्ट, अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो खुद भी मेक कॉल फॉर द रिकॉर्ड, जो भी केसेस हैं नीचे की कोर्ट से मंगा के उस पर रिवीजन, मतलब उसको वापस से देख सकती है, एक बार रिवीजन कर सकती है उस केस का। रिवीजन इन द सेंस कि उसको रिव्यू करके उस पर फिर कुछ और चेंजेस करना है तो कर सकती है। तो एंड विच नो अपील लाइज, जिस पे कोई अपील नहीं हो सकती, मतलब अपील लाइज मतलब जिस पे अपील नहीं है एज ऑफ, अगर कोई ऑलरेडी अपील में है केस तो उस केस के लिए जो है वो रिवीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अपील में चल रहा है हायर कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं से तो वो उसका जो भी डिसीजन है वो आ जाएगा। बट जहाँ पे जिस केसेस के लिए अपील नहीं हो रही है ऐसे केसेस को हाई कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड के लिए रिवीजन के लिए बुला सकती है। अ कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज
जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड इट डिफाइंस लिमिट, मतलब हाई कोर्ट अगर महाराष्ट्र की है तो वो महाराष्ट्र के ही सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं उसको रिवाइज करने के लिए बुला सकती है। वो किसी और स्टेट के, तमिलनाडु के, कहीं और से कर्नाटक के केसेस नहीं नहीं रिवीजन कर सकती है। तो उनकी जो डिफाइंड लिमिट्स है उनके ही जुरिस्डिक्शन के केसेस को रिवीजन के लिए ले सकती है। टू हैव एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन विच इज़ नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, तो वो अपने जो भी जुरिस्डिक्शन के हैं केसेस उनको ही सबॉर्डिनेट कोर्ट को अपीयर करने के लिए बोल सकती है। टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स जो हैं उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है, मतलब अपने जो पावर्स है उनको जो काम करना चाहिए इन शॉर्ट वो अगर उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया है, हाई कोर्ट को लगता है कि कोई भी मेरे अंडर जो कोर्ट है उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया है, दे हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन, तो ऐसे केसेस में भी वो रिवीजन के लिए मंगा सकती है। टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन इलीगली, किसी ने अपनी जुरिस्डिक्शन के लिए इलीगली एक्सरसाइज किए हो पावर्स, मतलब कि कोई अगर एरिया है उस कोर्ट में नहीं आ रही है फिर भी वो केस लेके उस मतलब जो भी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो केस लिया हो और उस पर डिसीजन पास किया हो, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट उस केस को रिवीजन के लिए बुला सकती है। इन शॉर्ट के हाई कोर्ट का जो पावर है वो ये भी है कि उसके जो भी नीचे के कोर्ट्स हैं उन्होंने अगर कुछ भी गलत किया है, कोई भी उनको लगता है कि डिसीजन गलत हुआ है, या यूजुअली भी कि रिवीजन के लिए उनके पूरे केसेस आते हैं तो वो देखते हैं कि कहाँ उनको लगता है कि इरेगुलरिटी हुई है, कहाँ उनको लगता है कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज को प्रॉपरली नहीं फॉलो किया है, तो ऐसे केसेस में रिवीजन के लिए बुला सकती है। तो उनको लगता है कि उन्होंने इरेगुलरिटी की है कहीं, तो हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट, तो हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि रिवीजन होना चाहिए उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का तो हाई कोर्ट विल डू दैट, प्रोवाइडेड दैट अंडर दिस सेक्शन हाई कोर्ट शल नॉट वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू ड्यूरिंग ए सूट और प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट, मतलब कि कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर, हाई कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर रिवर्स नहीं कर सकती, ना ही वेरी कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है, एक्सेप्ट कहाँ पे चेंज नहीं कर सकती, द ऑर्डर इफ़ इट हैड बीन मेड इन फेवर ऑफ पार्टी अप्लाइंग फॉर रिविजन, अब ऑलरेडी वो रिविजन के लिए डाल रहा है केस, तो उस केस में हाई कोर्ट ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगी, ना ही उसको चेंज करेगी, वुड हैव फाइनली डिस्पोज टू द सूट और अदर प्रोसीडिंग्स, तो जहाँ पे रिवीजन चल रहा है या फिर रिवीजन के बाद फाइनल डिस्पोजल हो चुका है उस केस का, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट रिवीजन नहीं लेके आ सकती है जो ऑलरेडी रिवीजन के लिए गया हुआ है। द ऑर्डर इफ अलाउड टू स्टैंड वुड ओकेशन अ फेल्यूर ऑफ जस्टिस और कॉज इररिपेरेबल इंजरी टू पार्टी, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मतलब रिवीजन करने के ऑर्डर से अगर उसमें कुछ जस्टिस को फेल हो रहा है, अन्याय को हानि पहुंच रही है या फिर इररिपेरेबल इंजरी हो रही है पार्टी को, तो फिर ऐसे केसेस में भी हाई कोर्ट को पावर नहीं है कि वो रिवीजन के लिए लेके आए। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फ्रॉम एक्टिंग आर्बिट्रेरली, मतलब वो अपने मनमानी से काम ना करे, जो सबऑर्डिनेट नीचे के कोर्ट्स हैं वो अपनी मनमानी से काम ना करे या कैप्रिक्यूलसली ना करें या इरेगुलरली ना करें, तो कैप्रिक्यूलसली मतलब अनप्रेडिक्टेबली विदाउट गुड रीज़न, तो अच्छे रीज़न से नहीं कर रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं या इरेगुलरली कर रहे हैं, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो इट गिव्स द पावर टू हाई कोर्ट टू कीप द चेक ऑन प्रोसीडिंग्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इसलिए हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है तो वो अपने नीचे के कोर्ट्स को, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको चेक करता रहे। तो ऐसा ही एक केस है पांडुरंग वर्सेस मारुति, तो उसमें यही था कि जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 115 इट इज़ नॉट competent टू हाई कोर्ट टू करेक्ट द एरर्स ऑफ फैक्ट, हाउएवर द ग्रॉस दे मे बी और इवन द एरर्स ऑफ लॉ अनलेस द said errors have related to jurisdiction of court to try the dispute itself। तो ये केस आप देखोगे कि
while exercising its jurisdiction under section 115, it is not competent to high court. High court is not competent to correct errors of fact. हाई कोर्ट जो है उसका काम ये नहीं है कि टू करेक्ट एरर्स ऑफ फैक्ट, हाउएवर ग्रॉस दे मे बी, और इवन एरर्स ऑफ लॉ के एरर्स जो है वो करेक्ट करे, वो हाई कोर्ट का काम नहीं है, अनलेस द सेड एरर्स हैव रिलेशन टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट. लेकिन उसके जुरिस्डिक्शन में अगर कुछ कोर्ट में डिस्प्यूट है और उसके अंडर जितनी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ है तो वो हाई कोर्ट का पावर है. द राइट टू प्रिफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज़ गिवन बाय स्टैट्यूट. तो जो अभी ये क्या है, राइट टू प्रिफर एन अपील. अगर मैं एग्रीव्ड हूँ तो मुझे अगर अपील में जाना है तो ये मुझे जो हक है वो, ये मुझे जो पावर है, ये मुझे जो राइट है वो लॉ नहीं दिया है. इट इज़ नॉट अवेलेबल एज अ राइट. तो ये जनरल फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये क्या है, स्टैट्यूट ने दिया है, मतलब लेजिस्लेशन ने दिया है, मतलब लॉ ने ही ये ऑर्डर मुझे दिया है. सो व्हेन नो अपील लाइज टू हाई कोर्ट, द लेजिस्लेचर एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू रिवाइज द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट्स सबॉर्डिनेट टू इट इन सर्टन केसेस. अभी इस केस में यही हुआ था कि जहाँ पे अपील लाइज टू हाई कोर्ट, जो नो अपील लाइज टू हाई कोर्ट, मतलब अभी फॉर एग्जांपल इस केस में ये था कि ये जो बंदा था वो हाई कोर्ट, उसका जो ये हक है अपील में जाने का वो एक्सरसाइज नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल उसने अपील में डाला बट उसका अपील रिजेक्ट किया गया. अब उसका अपील रिजेक्ट किया गया तो अब वो बंदा कैसे उसको केस को ये करे, और कोर्ट को लगता है कि इस केस को रिवीजन में जाना चाहिए, जो भी रीज़न होगा. तो ऐसे केस में वो बंदा खुद नहीं कर सकता, बट हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिवीजन के लिए उस केस को बुलाए. द हाई कोर्ट टू रिवाइज द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट्स सबॉर्डिनेट टू इट इन सर्टन केसेस. कुछ केसेस में हाई कोर्ट को पावर है कि वो अपने नीचे के कोर्ट्स के केसेस को रिवीजन के लिए, रिवाइज के लिए बुला सके. तो दिस रिविजनल पावर इज़ अवेलेबल ओनली टू हाई कोर्ट. नाउ रेफरेंस मतलब जो section 113 of CPC empowers the subordinate to court to state a case and refer the same for the opinion of high court. मतलब कोई केस को रेफ़र करना ओपिनियन के लिए, रेफ़र द सेम फॉर ओपिनियन, सॉरी, हाई कोर्ट के ओपिनियन लेने के लिए. अभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट का ओपिनियन लेना होता ज़रूरी है, ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट केसेस हैं तो वहाँ पे रेफरेंस लेने के लिए कि आपका भी ओपिनियन दो या सेकंड ओपिनियन दो, रेफरिंग फॉर ओपिनियन, वो सिर्फ हाई कोर्ट को ही होगा. द रीज़न फॉर प्रोविजन फॉर रेफरेंस इज़ टू एनेबल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. अगर उनको कहीं डाउट है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, छोटे कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, तो वो हाई कोर्ट को भेज सकते हैं कि आपका इस पे ओपिनियन दीजिए. दस इट कैन प्रिवेंट द एरर ऑकरिंग इन द जजमेंट. तो फिर उसमें जो जजमेंट में एरर होने की शक्यता या संभावना है वो कम हो जाती है, तो एरर नहीं होगा. विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड लेटर. कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें उनको पता है कि अपील अलाउड ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में तो खास करके रेफरेंस के लिए भेजते हैं टू हाई कोर्ट कि आपका रेफरेंस दो, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार वो ऑर्डर आ गया तो वो ऑर्डर आ गया, वो अपील में नहीं जा सकता. तो वो अपील में नहीं जा सकता तो इससे अच्छा पहले से ही हाई कोर्ट का ओपिनियन ले लो कि ये सही है क्या, आपका ओपिनियन क्या है. ऐसा क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑन विच अ सबॉर्डिनेट कोर्ट entertains doubt may be regarding the validity of any act or other question. कोई validity of act होगा या कुछ और क्वेश्चन होगा तो ऐसे केसेस में रेफरेंस जो है वो ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं हाई कोर्ट को. अभी और बहुत सारा है, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. ठीक है, आई थिंक